नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की एनसीबी के द्वारा गिरफ्तारी के मसले पर और उसके बाद उठे तमाम विवादों पर। इन विवादों में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और उनकी क्या भूमिका थी, उनकी भूमिका थी भी या नहीं भूमिका थी। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ये क्रूज पर जो ये पार्टी चल रही थी और जो रेड की गई है, ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और दरअसल शाहरुख खान के पुत्र को फंसाने की एक कोशिश या साजिश है। उनका यह भी कहना है कि पहले दिन जो 11 लोग पकड़े गए थे उनमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एनसीबी के ऊपर दबाव डाला गया था। यानी पिक एंड चूज का भी मामला लगता है। ये आवाजें कुछ और जगहों से भी आ रही, कुछ और बड़े प्रोमिनेंट लोग भी इस बारे में कह रहे हैं कि दरअसल असली निशाना शाहरुख खान थे और काफी समय से इसको लेकर उनको टारगेट किया जा रहा था। क्या है असली मसला, क्या कुछ हो रहा है? और साथ ही साथ एनसीबी के एक बड़े अधिकारी समीर वानखेड़े ने भी आरोप लगाया है कि दरअसल उनका पीछा किया जा रहा है, यानी उनकी स्पाइंग की जा रही है। नवाब मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवाब मलिक साहब, ये जो आरोप आपने लगाए हैं, इन आरोपों को आपके पास कोई तथ्य है जिनके आधार पर आरोप लगा रहे हैं? और क्यों ना यह माना जाए कि दरअसल आप शाहरुख खान के पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 1 साल में, उससे कुछ ज्यादा जी। आपको पता होगा कि सुशांत सिंह नाम के एक अभिनेता जिन्होंने आत्महत्या की जी, इसको लेके बड़े पैमाने पे लोगों ने सवाल उठाया कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। पुलिस जांच चल रही थी। बिहार में जुरिडिक्शन न होते हुए बिहार में ये मुकदमा दर्ज किया गया जी। और मुकदमा दर्ज होने के बाद सीबीआई को देने का फैसला हुआ। सीबीआई ने मुकदमा टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद आज तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि ये हत्या है, तो आत्महत्या है। उसी दिशा में सारी चीजें जा रही हैं, लेकिन उस समय उनके साथ क्या रिलेशन थे मुझे पता नहीं। रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की थी जी, जिसको कि ये ड्रग पूरा उसको देती थी। ड्रग के सेवन के कारण बहुत सारी बातें की गई और रिया चक्रवर्ती के जरिए जब जो आज जोनल डायरेक्टर है उन्हें चार्ज दिया गया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे वो विच हंटिंग की तरह लग गए। पूरे देश में रोज वही खबरें, सारे टेलीविजन पे जब फिल्मी मामला बन जाता है तो एक टीआरपी होती है और टेलीविजन पे लगातार चीजें चलने लगी। उसके बाद कभी सारा अली खान को बुलाया गया, अर्जुन रामपाल को बुलाया गया, दीपिका को बुलाया गया, खबरें फ्लोट की गई जी कि ये स्टार है। इस तरह से इसको हाइप किया गया। उसी वक्त मैंने बयान दिया कि एनसीबी का जो मैंडेट है ये 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम के पीछे भागने का नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे लोग अगर कोई एडिक्ट हैं तो उन्हें रिहैब सेंटर भेज दें। उनकी जिम्मेदारी है कि कोई मल्टी स्टेट का कोई बड़ा मामला ये बस्ट करें, इंटरनेशनल मामला बस्ट करें। जो उनका मैंडेट है वो काम ना करके जो कांस्टेबल को काम करना वे कर रहे हैं। जो एंटी नार्कोटिक सेल महाराष्ट्र का है उससे बड़े बड़े वो रैकेट बस्ट कर रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी का मामला हो रहा है। उसके बाद मुझे कुछ पत्रकारों ने कहा कि जो ये अधिकारी हैं ये आप पे नाराज हो रहे हैं, आपने इस तरह का बयान दिया। मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं बयान दे रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कह रहा हूँ जी। और उसके बाद जो बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक के दामाद पे मुकदमा दर्ज हुआ है इसलिए ये खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च के रात में हमारे दामाद की जो माताजी हैं उनके घर पे एक सम्मन आया एनसीबी की तरफ से जी और सुबह 13 तारीख को 9:45 बजे हमारा दामाद वहां पहुंच गया और पहुंचने से पहले वहां पे मीडिया के सारे कैमरे लगे थे। मुझे कुछ मीडिया साथियों का फोन आया कि भाई आपका दामाद को कोई सम्मन आया, मतलब मुझे पता नहीं। और उसके बाद शाम होते होते 27 का मामला लगा दिया
8.5 महीने वो मामला चला। हमने उसी दिन कहा था जब ये सवाल आया पत्रकारों के कि जो भी कानून से कोई बड़ा नहीं और देश की न्याय व्यवस्था में हमारा पूरा विश्वास है। उसके बाद कभी मैंने कोई सफाई नहीं दी। अब सवाल उठता है, इसलिए बात हमने रखी और जमानत हुई है। जमानत के समय वो भी फर्जीवाड़ा था, हमने सारी चीजें रखी, हम क्वैश के लिए जाएंगे, वो मामला अलग चल रहा है। जब ये सब सारी चीजें होती रही तो लगातार छोटे छोटे लोगों को जो फिल्म से जुड़े हैं उन्हें बुलाया जाना, उसकी पब्लिसिटी कराना। और जब 8.5 महीने से जब ये सारी चीजें थी तो हमारे घर के 2-3 सदस्य इनके सारे एक्शन पे, इनकी सारी कार्रवाई पे नजर रखे हुए थे, ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें। जब 2 तारीख के दिन शाम में खबरें चलने लगी कि शाहरुख खान के एक मेगा स्टार के लड़के को डिटेन किया है, सूत्रों से खबरें चलने लगी जी, तो हम लोग नजर बनाए हुए थे। 3 तारीख के दिन खबर आ गई कि 8 लोगों को डिटेन किया गया है। उसके बाद खबर आई कि उन्हें कोर्ट में लेके जाया गया, तो हमने 6 तारीख के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी तरह से इनका खुलासा किया कि ठीक है, अगर आर्यन कोई तथाकथित आरोपी है तो उसे हैंडल करने के लिए एक फरार आरोपी केपी गोसावी कैसे उसे ले जा रहा है। आप देखेंगे वो एयरलेस जो है उसका वीडियो आप देखेंगे। उसके बाद हमने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो अपने आप को कहता है वो कैसे दूसरे आरोपी को हैंडल कर रहा है। ये सारे सवाल हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे तो एनसीबी की तरफ से जो भी सीजर होता है उसकी तस्वीरें शाम को वो रिलीज करते हैं जो क्राइम रिपोर्टर्स है उनको जी। तो कुछ क्राइम रिपोर्टर मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा कि इसकी जब तस्वीरें रिलीज होगी तो आप मुझे भेजिए। तस्वीरें रिलीज की गई। जो हमें शंका थी कि बहुत सारे मामले में कोई सीजर नहीं हुआ, अपने कार्यालय को तस्वीर निकालकर लोगों को फ्रेम किया गया, ये भी तस्वीरें जब सामने आई तो सीधे साफ हो गया कि ये तस्वीर न क्रूज की है न टर्मिनस की है। ये तस्वीर जो समीर वानखेड़े हैं उनके कार्यालय में जो कुर्सी रखी हुई है उस पर सारी चीजों की तस्वीर उतारी गई। एक छोटा वीडियो उनसे रिलीज हो गया जिस वीडियो में कर्टन एक लगा है, समीर वानखेड़े स्वयं हाथ में रैप है और एक छोटा सा कोई सैंपल लेके खड़े हैं। उनकी शक्ल नहीं दिखती लेकिन बॉडी उनकी है जी। उसके बाद हमने उनकी तस्वीरें निकाली, उसको मैच किया तो क्लियर कट ये हो गया, ना क्रूज का सीजर है न टर्मिनस का है, ये दफ्तर से फर्जीवाड़ा रचा गया। और ये सारी चीजें भी उस दिन मैंने रखी। फिर 2 दिन के बाद हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 तारीख के दिन, 3 दिन के बाद उसने भी हमने कुछ चीजें दिखाई। इन्होंने जिस दिन ये गिरफ्तारियां हुई थी उस दिन का वीडियो हमने दिखाया। इन्होंने एक वेग स्टेटमेंट दिया था कि 8 से 10 थे। एक जिम्मेदार अफसर जो रेड मॉनिटर कर रहा है वो एक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? या 8 लोग रहे होंगे या 10 लोग रहे होंगे जी। वो वाइड दिखा के हमने एक चैनल पे जो था उसमें जाते हुए ये तमाम 3 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज है, जिनके ऊपर बैंक धोखाधड़ी का मामला है, उनके साले साहब, उसके साथ और 2 लड़के, ये ऋषभ सचदेवा, साथ में प्रतीक काबा और एक आमिर फर्नीचर वाला है जो अंदर ले जाते हुए एक चैनल पे दिखाया गया। हम लोगों ने खोज की, फिर बहुत सारे वहां पे स्ट्रिंगर रात भर थे, उनसे वीडियो मंगाई। हमने देखा कि इन 3 लोगों को जब ये सुबह में आरोपियों का नाम आए तो ये 3 नाम गायब थे। तो हमने वीडियो मंगा के देखी तो 3 लोगों को छोड़ते हुए भी हमने देखा, उनके पिताजी, उनके चाचा जी के साथ। फिर प्रेस लेके हमने सवाल खड़ा किया। फिर एनसीबी ने सफाई दी कि 11 नहीं 14 लोग थे। मैं आज फिर चैलेंज करता हूँ कि आप 11 नहीं 14 लोग थे तो और 3 लोगों को जाते हुए और निकलते हुए वीडियो ला के दिखा दीजिए, हम आपको। पूरा कवर अप एक्सरसाइज हो रहा है और पब्लिसिटी करके महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को, अभिनेताओं को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है और इस एजेंसी बीजेपी कर रही है। बट नवाब मलिक साहब, आपने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। पहली बात, आपके कहने का मतलब यह है कि सीजर जो है वो समीर वानखेड़े के ऑफिस में है, यानी उन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। आपके कहने का मतलब यह कि आर्यन को क्रूज से नहीं पकड़ा गया, कहीं और से पकड़ा गया है क्या? क्रूज पे छापा नहीं पड़ा था इनका? देखिए, क्रूज पे क्या छापा पड़ा है, अगर पड़ा है तो क्रूज को जाने क्यों दिया गया? 1300 लोगों का सर्च बाकायदा होना चाहिए था। सिर्फ 1-2 कमरे में, वो भी जो वहाँ पे नुपुर नाम की एक लड़की है जिसने जो वहाँ पे
वो रिमांड एप्लीकेशन रखी गई, उस नुपुर के अंदर भी सर्च कोई प्राइवेट आदमी ने किया है, कोई एसीबी के अफसरान ने नहीं किया। और जो बाकी लोग हैं, ये बात कैसे आप इतने अधिकार के साथ कह सकते हैं? मैं वो जो रिमांड एप्लीकेशन है उसके कागजात में आपको भेज दूंगा। ठीक है। और जो गोसावी 2 जगह पे वो पंच है, उसमें एक जगह वो जो विटनेस है, एक एड्रेस लिख रहा है नवी मुंबई का, दूसरा एड्रेस लिख रहा है थाना का। जब पूछा जाता है कि 2 एड्रेस कैसे हैं, तो बोले जो उन्होंने लिखाया हमने लिख दिया। जब टेलीविजन के लोगों ने मनीष भानुशाली को हंड किया, उससे बयान लिया गया, तो भानुशाली कहते हैं कि मैं इन्फॉर्मर हूँ। और एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह जी जो आकर दिल्ली से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उन्होंने कहा कि 2 तारीख से पहले ना हम केपी गोसावी को जानते थे, ना मनीष भानुशाली को जानते थे। मनीष भानुशाली कह रहा है कि मैं 1 तारीख और उससे पहले से इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो इन्फॉर्मर कह रहा है, ये कह रहा है वो विटनेस है। तो सारी चीजें फर्जी हैं। और जो तस्वीर है जो रिलीज की गई, बहुत सारे चैनलों पे दिखाई गई, उस रिलीज के साथ एक छोटा वीडियो है। अगर कोई जांच बैठ जाए या कोर्ट में मामला चला जाएगा, जब भी चीजें सामने आएंगी, पूरा मामला मुंह के बल गिरेगा। अभी ये मामला रिमांड और बेल के लेवल पे है, मुकदमा ट्रायल पे नहीं है। हमें लगता है जिन लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया वो और लीगल रेमेडी है, लेके जाएंगे, उन्हें सहयोग करेंगे, जो भी उन्हें चाहिए चीजें देंगे। मुझे लगता है फर्जीवाड़ा ये न्यायालय में भी मुंह के बल गिरेगा। बट नवाब मलिक साहब, ये मुझे बताइए कि एनसीबी फर्जीवाड़ा क्यों करेगी और एनसीबी के अधिकारी क्यों इस तरीके का फर्जीवाड़ा करेंगे? उनको मालूम है अगर पकड़े गए या अगर वो मामला सामने आएगा तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। वो क्यों आर्यन को फंसाने की कोशिश करेंगे? आर्यन से उनका क्या दुश्मनी है? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, कोई व्यक्तिगत रंजिश तो है नहीं? ठीक है, ऐसा है, एक फर्जीवाड़ा नहीं है, दर्जनों फर्जीवाड़ा है। धीरे धीरे चीजें सामने कोर्ट में जाएगी। क्यों का यही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र की सरकार बॉलीवुड के जरिए पब्लिसिटी करके कि देखिए हम बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रग का नेक्सस है, हम बस्ट कर रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार कुछ करती नहीं। उसके उलट है कि महाराष्ट्र का जो एंटी नार्कोटिक सेल है, उसका सीजर सारघर का जो है, उसकी जो कार्रवाई है, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया है इनकी तुलना में 10 गुना ज्यादा उन्होंने कार्रवाई की है। इन्होंने कार्रवाई 2 ग्राम 4 ग्राम की खबरें बनाई, फिल्म वालों को दफ्तरों पे बुलाया, मीडिया उनके पीछे भागता रहा और अपने कार्यालय में तस्वीरें उतार के लोगों को लीक की गई। और ये सारे मामले न्यायालय में जाएंगे और ये फर्जीवाड़ा एक मामले का नहीं, 10 मामले का फर्जीवाड़ा ये एक्सपोज होगा। नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है, अगर कोई डिपार्टमेंट फर्जीवाड़ा कर रहा है तो आप लोग एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते ऐसे अधिकारी के खिलाफ नामजद और उनसे पूछताछ कराइए? देखिए, ऐसा है, स्टेट वर्सेस सेंटर हम नहीं बनाना चाहते। जो लोग हैं वो न्यायालय में जाके इसके खिलाफ मामला रखेंगे और हमें लगता है न्यायालय में जब चीजें जाएगी तो न्यायालय से ही इसकी अलग तरह से इंक्वायरी सेटअप हो सकती है। हमें लगता है बहुत जल्द बहुत सारे वकील हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है मामला न्यायालय तक ही जाएगा, जांच बैठाई जाएगी और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। इसमें तो सालों लग जाएंगे, तब तक तो पता नहीं आपकी सरकार रहे, पता नहीं केंद्र की सरकार रहे ना रहे। देखिए, ऐसा है कि हम अगर किसी सेंट्रल एजेंसी के अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे देखिए स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया है। हमें लगता है कि एक जो फरार मुजरिम है केपी गोसावी, उसको पुलिस ढूंढ रही है, उसको ढूंढने के लिए कुछ पुलिस घूम रही है। अब कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी स्नूपिंग हो रही है। अगर बहुत ईमानदार हो तो एक फरार आरोपी जो आपके कार्यालय में घूमता नजर आता है, एक फरार आरोपी जिसको आपने विटनेस बनाया, तो आप एक जिम्मेदार अधिकारी के नाते उसको पुलिस के हवाले कर दें। आपकी पुलिस क्यों नहीं केपी गोसाई को पकड़ती? नहीं, ढूंढ रहे हैं, लगातार उसी को ढूंढा जा रहा है, जिसको लेके कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई पहरेदारी बिठाई गई है। गोसावी को पुलिस ढूंढ रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होने के बाद बहुत सारे मामले और भी सामने आ सकते हैं। बट नवाब मलिक साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इसमें शाहरुख खान को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, इसलिए उनके बेटे को पकड़ा गया है? देखिए, मैं फिर कह दूं, मेरे मुंबई शहर के जो पत्रकार साथी हैं उनसे एक अच्छे रिश्ते हैं। 1 महीने से क्राइम रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि देखना भाई साहब, अगला निशाना शाहरुख खान है। सारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं उनको ये फीड किया जा रहा था और वैसा हो गया। अब शाहरुख खान एक सॉफ्ट टारगेट है
शाहरुख खान क्या ममता दीदी के साथ फोटो में नजर आए, या शाहरुख खान से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके रिश्ते अच्छे हैं, या कांग्रेस ने शाहरुख खान ने कभी असहिष्णुता पे कुछ बात की हो, या इनके साथ खड़े होते नजर नहीं आते। बहुत सारी चीजें हैं, ये मैसेज देते हैं कि जो हमारे साथ है, जो नहीं है उसे हम ठीक करेंगे। हमें लगता है उसी कड़ी में बॉलीवुड भी बदनाम होगा, शाहरुख खान के मन में भी डर होगा। ये सारी उसकी वजूहत हैं और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। जहाँ भी होगा कह रहे हैं कि आपके खिलाफ 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, 100 करोड़ ने 1000 करोड़ का करे, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हम सारी सच्चाई को कोर्ट के सामने भी रखेंगे। पूरा फर्जीवाड़ा है, ये मामला मुंह केवल न्यायालय में गिरेगा। बट नवाब मलिक साहब, बुरा मत मानिएगा, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि धर्म के आधार पर आप शाहरुख खान की मदद कर रहे हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 45 साल से सियासत में हूँ। कभी धर्म के नाम पर ना हमने राजनीति की, हमने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ संघर्ष किया है। हम कभी चुनाव क्षेत्र जो हमारा है, ये अल्पसंख्यक बाहुल चुनाव क्षेत्र से चुनाव हम कभी जीते ही नहीं। बहुसंख्यक समाज के लोग बड़े पैमाने पे हमारे साथ खड़े रहे। हमें लगता है इस तरह का ओछा आरोप, जब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता, जब बीजेपी के पास जो फैक्चुअल पोजीशन होते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं, उसको वो जवाब नहीं दे पाते, तो इसी तरह से चीजों को धर्म के नाम पे बांटने का काम बीजेपी करती है। तो उससे हम लोग कोई डरने वाले नहीं। इस तरह से एक हवा खड़ा किया जा रहा है, हमें लगता है ये गलत है। आपकी शाहरुख खान से कोई फोन पे बातचीत हुई है या मुलाकात हुई इस दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी ना शाहरुख खान से मिला, ना उनसे मेरी बात हुई। हाँ, 1-2 कार्यक्रमों में कुछ हमारे साथियों ने कार्यक्रम रखे थे, वहाँ मुलाकातें हुई हैं। न कभी हमने उनसे बात की, न मुलाकात की, न मेरे कोई व्यक्तिगत उनसे संबंध है। लेकिन जो गलत हो रहा है, गलत चीजों पे उंगली रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो इसमें शाहरुख खान क्यों नहीं बोल रहे? शाहरुख खान को बोलना चाहिए, वो तो बाप है, उनको खुलकर कहना चाहिए उनके बेटे के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, ये फर्जी सारा मामला है। देखिए, ऐसा है, जब कोई पिता होता है उसकी एक प्राथमिकता होती है कि अपने बच्चों को पहले छुड़ाया जाए। मुझे लगता है शाहरुख खान भी इस देश के एक सामान्य नागरिक हैं। उनके खिलाफ भी अन्याय हुआ है तो उनके लिए भी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। हमें लगता है अभी सवाल है बेल का। बेल एप्लीकेशन पे सारी चीजें चल रही हैं। एक बार जमानत हो जाएगी तो तथ्य हमें लगता है वो भी जाएंगे, अपने बच्चे की बेगुनाही और फर्जीवाड़ा जो है, हमें लगता है कि वो अकेले नहीं। मैं तो ये बता दूं आपको कि जो दूसरे लोग, जो छोटे लोग, उनके वकील ये तैयारी कर रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा है उसको लेके हाईकोर्ट में चैलेंज करने का। शाहरुख खान क्या करेंगे वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन छोटे लोगों को भी फ्रेम किया गया है, उनके वकील जाएंगे। बट नवाब मलिक साहब, अगर ये मामला बिल्कुल फेक होता तो अदालत से जमानत मिल गई होती। अदालत से जमानत भी तो नहीं मिल रही ना। देखिए, ऐसा है, जब आपने किसी को डिटेन किया, आपने रिमांड मांगा है, रिमांड दिया नहीं, जेल कस्टडी कर दी है। पहले दिन जब मुकदमा स्प्लेनेड कोर्ट में चला, वहां पे जुरिडिक्शन को लेके फैसला हुआ कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। स्पेशल कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन लगाई गई। बेल एप्लीकेशन पे एनसीबी ने कहा कि हमको रिप्लाई फाइल करने के लिए 3 दिन लगेगा। अब रिप्लाई फाइल होगी, अब रिप्लाई समय में फाइल करते हैं कि और समय मांगते हैं, वो उनका अधिकार है। जब तक रिप्लाई फाइल नहीं होगी दोनों तरफ से, तब तक उस पर जिरा नहीं हो सकता। और जिरा के लिए भी कोर्ट बहुत लोडेड है। 4 कोर्ट का काम एक ही कोर्ट में हो रहा है। अभी नए एक जज साहब आए हैं, तो 2-2 कोर्ट के काम एक कोर्ट में चल रहे हैं। जिस दिन जिरा इस पे होगी, हमें लगता है कि जमानत जज साहब जो है वो जुडिशियस रहेंगे और इसमें जमानत हो जाएगी। उसके बाद पेश करना हो या ये मामला फर्जी है, इसको लेके हाईकोर्ट में लोगों को रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। हमें लगता है कुछ करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दरअसल शाहरुख खान को धर्म के आधार पर उनको फंसाया गया है। ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है वही सवाल महबूबा जी का है। हमें लगता है दोनों के बयानों में जो चीजें हैं वो अपने अपने वोटर को लेके बयान दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बयान से हम सहमत नहीं हैं। तो आपको लगता है कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल, जब बीजेपी का नेता उसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी का एक नेता है जिसके बोलने पर 3 लोगों को, उनके साले साहब को छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये जो 1 साल से खेल चल रहा है, महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो जाए, महाराष्ट्र बदनाम हो जाए,
बॉलीवुड बदनाम हो जाए, पब्लिसिटी मिले, तो पूरी तरह से बीजेपी का खेल तो है ही है। बट बीजेपी क्यों चाहेगी कि मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो? उसका उसमें क्या हक है? उसको क्या फायदा मिलने वाला है? कोई पॉलिटिकल गेन तो होगा नहीं इसमें। 2 साल से जिस तरह से सरकार नहीं बना पाए, उनका दुख है। सुशांत का मामला अलग दिशा में ले गए, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया। एक स्टैब्लिश किया जा रहा है कि मुंबई शहर में बॉलीवुड हो, नेता हो, पुलिस हो, सरकार हो, नेक्सस से यहाँ पे ड्रग को हर्बर किया जा रहा है। तो एक परसेप्शन तैयार करने के लिए सारा ये खेल खेला गया है। हमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती के बाद जिस तरह से इस एजेंसी का इस्तेमाल हुआ है, ये खुले आम बात है। 35 साल में कभी एजेंसी पे सवाल नहीं उठे, लेकिन साल भर में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इसमें सवाल उठ रहे हैं। तो आप इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी की जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री की ही नवाब मलिक साहब, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। शायद मेरा सवाल यह है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनका इंटरव्यूज करते हैं, तो और या ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जो बीजेपी के साथ खुलकर है। देखिए, आम चूसने वालों को टारगेट तो किया ही नहीं जाएगा। आम काट के खाता होगा तो हमें टारगेट किया जाएगा। तो किनको टारगेट किया जाएगा? जो आम नहीं खाते या आम नहीं खिलाते? नहीं, जो चूसने वाला सवाल पूछते हैं उनको कभी भी टारगेट नहीं किया जाएगा। जो सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, हमें लगता है टारगेट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये केंद्र से निर्धारित है या राज्य से निर्धारित? देखिए, केंद्र हो या राज्य हो, ये एक संगठन है जो महाराष्ट्र में सरकार न बनने से बेचैन है, और उनके लिए जो हद तक जाना है वे जा रही है। चाहे इनकम टैक्स का एजेंसी का इस्तेमाल हो, चाहे ईडी का इस्तेमाल हो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल हो, अब एनसीबी का भी इस्तेमाल हो गया। सारी एजेंसियों का इस्तेमाल बंगाल और महाराष्ट्र में ही हो रहा है, ये आप देख रहे हो। आपसे आखिरी सवाल नवाब मलिक साहब, आप महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है और पावरफुल सरकार है, और उनके नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, और महाराष्ट्र की इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी केंद्रीय एजेंसी अगर आके इस तरीके से कर रही जैसा आप लोगों का आरोप है, तो सरकार के स्तर पर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, हम किसी भी एजेंसी के कामकाज में हम कैसे रोक लें? अब सीबीआई वाला जो मामला था, विदाउट परमिशन आप नहीं जाएंगे, इस तरह की चीजें की गई, तो हाईकोर्ट से जाके ऑर्डर ले लेते हैं। तो चीजें हैं, जिस तरह से ममता दीदी लड़ रही हैं, हमें लगता है उसी अंदाज में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। ये मेरे व्यक्तिगत राय है। हमने कई नेताओं से इसको लेके बात भी की है। हमें लगता है कि अगर इस तरह से बेजा परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा, और हमें लगता है आगामी दिनों में हम खड़े होंगे। शरद पवार जी आपके साथ है इस मसले पे? शरद पवार जी हर अन्याय, गलत चीजों के खिलाफ जो भी चीजें होंगी उसके साथ खड़े रहते हैं। कभी गलत चीजों को अगर कोई आगे लाता है तो उसे कभी भी रोकने का काम पवार साहब ने। मैं पिछले 7-8 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैंने कभी पूछ के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए, और जब जब मुद्दे उठाए हैं पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है। अभी आज जो मुद्दा उठा है उसमें पार्टी के लोगों को भी ये सारी सच्चाई सामने आने के बाद काफी आश्चर्य हुआ। हमें लगता है हमारी पार्टी और सरकार पूरी तरह से इस फर्जीवाड़े को जो हमने एक्सपोज किया है उसके साथ। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।